नमस्ते सभी को। स्वागत करता हूं आप लोगों को आज मेरे YouTube चैनल साहित्यिक अंश पर। आज जो मैं आपको कहानी से अवगत कराने जा रहा हूं वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। ये कहानी एक सामाजिक विडंबना और 3 पात्रों से जुड़ी एक कहानी है। ये कहानी समाज में 4 वर्गों में से एक वर्ग तथा गरीब और दलित वर्ग को लेके ये कहानी प्रस्तुत किया गया है और उनकी समस्याओं को दर्शाया गया है। ये कहानी एक ग्रामीण अंचल पर आधारित है। इस कहानी में घीसू नाम के एक पिता होते हैं, साथ ही साथ माधव नाम का एक पुत्र होता है जो घीसू का पुत्र होता है, और माधव की बीवी जिसका नाम बुधिया होता है। ये तीनों पात्र का ये अनमोल कहानी है। ये कहानी एक दलित और एक निम्न वर्ग, साथ ही साथ एक गरीब वर्ग का भी एक कहानी है। एक कहानी के शुरुआत में घीसू और माधव पहले तो गांव में किसी के मरण उपरांत मिल रहे भोज को खाने जाते हैं। उस खाना खाने में उनको केवल आलू की सब्जी और कुछ पूड़ियाँ मिलती है, जिनको वो लोग खाते हैं और खा के अपने भूख को मिटाते हैं और बहुत खुश होते हैं कि वाह, आज मेरा भूख मिट गया है। लेकिन खाने के साथ साथ उनको एक बात का अफसोस ये ज़रूर रहता है कि सब समय हमें खाने में कम से कम केवल आलू का ही सामना क्यों करना पड़ता है। ये आलू की सब्जी वो लोग खाते खाते अब तंग हो चुके थे। उनको खाने में और भी नए किस्म का स्वाद उनको पसंद आना चाहिए था, जो वो उम्मीद कर रहे थे। लेकिन क्या करें, आलू सस्ता रहता था तो लोग आलू की सब्जी बना देते थे और पूड़ी दे देते थे। तो उस दिन की बात है जिस दिन माधव पहले तो किसी के गांव में मरने के बाद वो पूड़ी और आलू की सब्जी खाता है, साथ ही साथ उसके पिता जो होते हैं, जो घीसू जिनका नाम है, वो भी उनके साथ खाता है। जब वो दोनों खाने लगते हैं तो माधव कहता है कि ये आलू ही की सब्जी क्यों हमें मिलती है बार बार। तो घीसू कहता है, बुर्बक खा ले, क्योंकि जो मिल रहा है उसको नकारा नहीं करते हैं, फिर बाद में पता चलेगा कि हमें वो भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा करके माधव चुपचाप हो जाता है और उस आलू की सब्जी को भी खा लेता है। वैसे ही जब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ता है, वे घीसू माधव खाना खा लेते हैं और घीसू माधव से ये कहता है कि माधव एक काम कर, खाना तू जबकि खा ही चुका है तो कुछ पूरी और सब्जियां थैले में ले ले, ताकि घर चलकर हम लोग बुधिया को भी ये खाना खिला सकेंगे। लेकिन बुधिया जो है वो दुख से तड़प रही होती है, क्योंकि उसके कोख में बच्चा होता है और वो प्रसार पीड़ा में जी रही होती है। साथ ही साथ वो माधव कहता है कि ये तला हुआ पूड़िया यदि ले लेंगे कहीं उसको दुख तो नहीं न देगा। लेकिन घीसू का कहना होता है कि कुछ नहीं खाएगी तब भी तो मर जाएगी, तब भी तो दुख से दहाड़ेगी, लेकिन कुछ खा लेगी तो उसको सुकून की शांति मिलेगी। अब हमारे पास उतना पूंजी भी तो नहीं है कि हम उसको एक अच्छा खाना भी खरीद के खिला सकें। माधव ये बात सुनते हुए अपने पिता का बात का पालन करता है और कुछ पूड़ियों को अपने थैली में भर लेता है और सब्जी को अपने साथ में ले लेता है। वैसे ही जब वो लोग घर जाते हैं तो दोनों बैठते हैं और अपने कार्य को रोज की तरह करते हैं, लेकिन उन दोनों को बुधिया का वो दुख देखा नहीं जाता है। बुधिया दुख से छटपटा रही होती है कि हाय हाय करके कि कोई मुझे सहारा दे, कोई मुझे खाना दे, कोई मेरे साथ रहे, कोई मदद करे। लेकिन घीसू और माधव केवल गरीबी के मारे थे, और ये गरीबी केवल आर्थिक रूप का गरीबी नहीं था, ये काम से बेरोजगारी का गरीबी था, ये गरीबी समाज से वंचित का गरीबी था, ये गरीबी हर उस वर्ग से था जो उनको नकार चुका था। उसी तरीके से घीसू और माधव अब पैसे जुटाने के लिए एक काठ जहाँ चिराई होता है वहाँ वो दोनों पहुँच जाते हैं। जब वे दोनों काठ के उस चिराई में पहुँच जाते हैं तो एक सेठ होता है, वो देख लेता है कि घीसू और माधव नज़र उतारे छुप छुप के आता है, काठ को थोड़ा लकड़ी को कंधा दे देने, ताकि वो यहाँ से उठा के वहाँ रख दे और सेठ से जाके पैसा मांग सके। लेकिन सेठ इनका ये खेल समझ जाता है और सेठ उनके घुसते ही
घीसू और माधव के पास पहुंच जाता है और पहुंच के कहता है कि तुम दोनों तो दिन भर चीलम और बीड़ी ही फूकते रह जाते हो, काम तो कुछ करते नहीं हो, लेकिन जब पैसे मांगने की बात आती है तब तुम लोग मुंह उठा के चले जाते हो कि तुम लोग काम किए हो। लेकिन ऐसे ही करके सेठ को उस दिन नाराजगी हो गई उनसे और सेठ ने वो दोनों को निकाला दे दिया, कह दिया कि तुम लोग आपसे मेरे यहाँ मत आया करना, क्योंकि मैं दूसरे कर्मचारियों से भी ये काम करा लिया करूँगा। अब धीरे धीरे कहानी जैसे ही आगे बढ़ता है, घीसू और माधव अब पैसे जुटाने के लिए कुछ दूर और ही चल रहे होते हैं कि उनको एक कुआं दिखता है। वो कुआं उच्च वर्ग द्वारा निर्धारित किया गया था, उसमें दलित और दुसाध और निम्न वर्ग के लोग उसको हाथ नहीं लगाया करते, क्योंकि वो हाथ लगाने से दूषित हो जाता और कोई व्यक्ति उस कुएं में से फिर पानी नहीं पी पाता। तो इसी से घीसू और माधव जब आने लगे थे तो तुरंत देखते हैं कि एक कुत्ता जो है वो उस रस्सी से लटका हुआ बाल्टी जो कुएं में रहता है उसको उस कुत्ते ने मुंह लगा दिया। जब उस कुत्ते ने उसको मुंह लगा दिया तब माधव अपने पिता घीसू से कहता है कि पिताजी ये देखिए, कुत्ते ने तो इस रस्सी को मुंह लगा दिया है। अब बताइए एक काम करा जाए कि गांव को उनके धर्म से अछूत होने से पहले हम इस रस्सी को अपने में ले लेते हैं। घीसू समझाता है अपने पुत्र को माधव को कि हे माधव, तू ये मत ले। क्यों? क्योंकि ये गांव वालों का है, ये अपने वर्ग का नहीं है। तेरे को इससे आय कमाने की कोई जिद नहीं पड़ी है, हम कोई और रास्ते से आय अपना ले आएंगे। लेकिन माधव है पैसा कमाने की लालसा में रहता है। माधव क्या करता है, उस रस्सी को पकड़ लेता है और कहता है हे पिता, हम इस रस्सी को ले चलते हैं। क्यों? यदि हम लोग इस रस्सी को ले चलेंगे तो एक तरीके से हम दूसरे वर्गों का ही जान बचाएंगे, उन्हीं का धर्म बचाएंगे, क्योंकि इस कुत्ते ने उस पर मुँह लगा दिया। यीशु कहता है कि एक काम करते हैं, हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हमारा तो है नहीं। और माधव कहता है इस कुत्ते ने मुंह लगा दिया तो ये तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन यदि हम इसको ले चलते हैं तो अच्छा है। माधव ने क्या किया, उस रस्सी को ले लिया और उस रस्सी को ले जाके माधव ने बेच दिया। अब बेचने के बाद उनको जो पैसा मिला वो लोग जाके खाने की दुकान में अच्छे से खाना खा लिए। अब खाना खाने के बाद इनको बुधिया की पड़ी नहीं थी। ये दोनों खाना खाने के बाद फिर घर जाते हैं। घर जाने के बाद देखते हैं बुधिया जो है वो तड़प रही थी, क्योंकि उसको बड़ा दुख हो रहा था, वो प्रसार पीड़ा से छटपटा रही थी। लेकिन वही ये दोनों को केवल अपने खाने की पड़ी थी। फिर ये दोनों बात करने लगते हैं कि हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, क्योंकि यदि पैसा रहता तो हम लोग कम से कम दाई को भी बुलाते। और माधव उसी में उठ के कहता है कि दाई को बुलाएंगे तो बुलाएंगे कैसे, क्योंकि दाई तो 5 रुपया खोज रही है और कुछ कपड़े भी खोज रही है, हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है उसको देने लायक, तो हम उसको बुलाएंगे कैसे। और हमारे खुद के खाने के लिए ही पैसा नहीं जुट रहा है, हमारे खुद के खाने के लिए भोजन नहीं है, तो इसके बाद यदि बच्चा हो भी जाएगा तो हम उसको कैसे खिलाएंगे। वैसे ही जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ता है, वे दोनों रात्रि के समय आलू को आग में भून के खाने लगते हैं। और वही खाने के बाद वो जब बुधिया चिल्ला रही होती है, घीसू माधव से कहता है कि हे माधव, जा कम से कम उसके पास जाके बैठ तो जा, कम से कम वो थोड़ा कम छटपटाएगी व नहीं चिल्लाएगी। लेकिन वही माधव आलू खाने के चक्कर में, जो आलू भून रहा था वो खाने के चक्कर में वो उठ के जाता नहीं है ताकि घीसू ना उसको खा जाए। घीसू खाने के लालसा में नहीं जाता है, माधव भी वहीं बैठा रहता है और ऐसे ही करते करते रात हो जाता है। जैसे ही वो पूरा रात खत्म होता है, सुबह के समय बुधिया मर चुकी होती है और बुधिया के साथ साथ उसका एक संतान भी मर चुका होता है। वही वो दोनों छटपटा के रोने लगते हैं और गांव में लोगों का भीड़ जमावट हो जाता है। जैसे ही लोग आने लगते हैं, वे दोनों माधव का हाहाकार सुनते हैं और उनको दया आता है। अब जो असली मोड़ आके खड़ा हो जाता है कहानी का, वो है कफन खरीदने का। अब घीसू और माधव अपने मरे हुए पत्नी के लिए कफन खरीदने निकलते हैं, लेकिन उनके पास तो पैसा होता नहीं है। लेकिन अब गांव की प्रक्रिया ऐसी होती है कि जीते जी
यदि कोई किसी के पास पैसा नहीं भी हो, लेकिन मरने के बाद लोग उसके दया भाव आने पर उनको कुछ ना कुछ दे ही देते हैं, चाहे वो खाने के लिए भोजन ही क्यों ना हो, चाहे वो आर्थिक रूप के लिए पैसा ही क्यों ना हो। वैसे ही करते करते वे दोनों निकल पड़ते हैं कफन के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए। सबसे पहले वो लोग अपने सेठ के पास जाते हैं, जहाँ पे वो लोग पहले लकड़ी को उठाने का काम करते हैं। उनके सेठ ने क्या किया कि वे लकड़ी को भी दे देते हैं उसको जलाने के लिए। आगे बढ़ते बढ़ते वे लोग अन्य जमींदारों के घर जाते हैं, कई अलग अलग वर्ग के घर पे जाते हैं। जैसे जैसे वो लोग जाने लगते हैं उनको पैसा इकट्ठा होने लगता है। आखिर में चढ़ के उनको 5 रुपये इकट्ठा हो जाता है। जब उनको 5 रुपये इकट्ठा हो जाता है तो वो लोग कफन खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं। जैसे ही वो लोग दुकान में जाते हैं तब उनको कफन दिखाया जाता है, लेकिन कफन का दाम 3.5-4 रुपया होने के कारण वो लोग कफन नहीं खरीदते हैं। वे लोग उसमें भी चाहते हैं कि कफन का दाम यदि कोई कम रख दे तो उनका पैसा बच जाएगा। वहीं पे घीसू और माधव दोनों आपस में बात करते हैं। आपस में बात करके ये कहते हैं कि यदि बुधिया जिंदा रहती तो ऐसा तो ना करती कि वो 5 रुपये से सारा 5 रुपये का कफन वो खुदे ओढ़ जाती। वो तो खुद भी जीते दी यही चाहती कि उस 5 रुपया से वो हमारे लिए यदि कफन ना भी खरीदे, लेकिन वो लोग कम से कम पेट भर के खाना तो खा ले। वहीं जब वो लोग जाते हैं कफन खरीदने के लिए, उनको रास्ते पर एक ढाबा मिल जाता है और वो दोनों का पैर अपने आप उस ढाबे की ओर मुड़ जाता है और वे दोनों ढाबे में चले जाते हैं। ऐसे ही करते करते जब वो लोग ढाबे में जाते हैं तो वो लोग मन भर के जो मर्जी वो खाने को मंगवाते हैं और इतना खा लेते हैं जितना आज तक उन्होंने कभी खाया ही ना हो। वैसे ही खाते खाते घीसू उठ के माधव से कह पड़ता है कि जानता है माधव, मैं आज से 30 साल पहले भरपेट ऐसा ही खाना खाया था जिसमें 2-3 किस्म का मिठाइयाँ मिलता था और खाने को चावल पूड़ियाँ रोटी सब कुछ था, लेकिन लोग भर भर के यहाँ तक कि थाली फेंकने पर उधारू हो जाते थे। लेकिन आज उस 30 साल बाद ऐसा एक दिन आया है जिस रुपए से मैंने पेट भर के खाना खाया है, और उससे वे दोनों खाने पर जब पेट भर जाता है और कुछ रुपए बच जाता है तो वो लोग एक गरीब व्यक्ति को, वहीं बैठा गरीब को वो एक भर पेट खाना भी खिला देता है और ये सोचने लगता है कम से कम वो गरीब व्यक्ति खाएगा तो उस बुधिया को आशीर्वाद तो देगा। और वो बुधिया, वो लोग ये समझ बैठते हैं कि कम से कम हमारे खाने से बुधिया नाराज तो नहीं ना होगी। इसी के मारे वे दोनों एक गरीब व्यक्ति को भी खिला देता है। इस कहानी से हमें इस एक दृष्टि की और भी हमें संकेत मिलता है कि भरा हुआ पेट का व्यक्ति यदि होता है तो वो एक गरीब व्यक्ति की मदद के लिए जरूर हाथ बटाता है। वहीं आप पहले ये देख सकते थे, एक समय ऐसा भी आया जब घीसू और माधव बहुत भूखे रहा करते थे, जब उनके पास आर्थिक स्थिति एकदम मारा सा हो गया था। लेकिन वही जब वो लोग उस 5 रुपए से जब वो लोग खाना पेट भर के खा लिए थे तो उनका मन इतना भर गया था कि वो खुद गरीब को भी खिलाने और उसके पेट भरने का भी सोचने लगे थे, ताकि कल को वो व्यक्ति खाने पर भी उन बाकी गरीबों को दुआ दे जो लोग खाली पेट सोते हैं। यही कहानी, कफन कहानी, मुंशी प्रेमचंद सामाजिक विडंबना और दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और कहते हैं गरीबों का मदद करना चाहिए। साथ ही साथ जो व्यक्ति सामाजिक नियमों से वंचित रहता है उसको अपने ऊपर इतना निंदनीय कार्य के लिए नहीं सोचना चाहिए जिससे कि वो कोई काम नहीं कर सके, और मनुष्य को दूसरे के कारण से अपना घर चलने के लिए भी नहीं बैठे रहना चाहिए। उनको सब समय अपने ही पेट से, अपने ही हाथों से अपने आय का स्रोत खोजना चाहिए और अपने घर को पालना चाहिए, ना कि दूसरे के रुपए देने से उनको अपना घर पालना चाहिए। इसी से मैं अपने कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये कहानी पसंद आया होगा और आप लोग मेरा सहयोग हेतु इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।